माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री हरिनारायण सिंह जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के यादव जी, समारोह में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं, मानव संसाधन विकास विभाग एवं बिहार शिक्षा परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं तमाम शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को और शिक्षा के प्रति अनुराग रखने वाले तमाम लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरे राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस देश में शिक्षक दिवस का आयोजन होता है और आज के दिन हम शिक्षा के प्रसार की प्रेरणा लेते हैं। शिक्षा के कई पहलू हैं। यूँ तो कहा गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त करे और तभी वह ज्ञानी हो सके। वो तो एक तत्व ज्ञान है, ज्ञानी कोई हो सकता है, लेकिन हम आज के दिन शिक्षा की बात करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त करेगा तो ज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए औपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं लोग, हम आज उसी विषय पर चर्चा करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि सबको साक्षर बनाया जाए, जो स्कूल में जाने लायक हो उनको स्कूल में पहुंचाया जाए। उसके बाद जो कॉलेज में पढ़ाई पढ़ना चाहता हो कॉलेज में पढ़े, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता हो तो उसकी उसे सुविधा मिले, कोई और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो तो उसके लिए संस्थान उपलब्ध हो। जब से हम लोगों की सरकार बनी है, हमने इन तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया। आगे बढ़कर जो दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि सीमा पार के लोग भी आकर अध्ययन करते थे, उस नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की पूरी और भरपूर चेष्टा हो रही है। और ये कोई मामूली प्रयत्न नहीं। डॉक्टर कलाम साहब उसके साथ जुड़े, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में उसका खाका तैयार हो रहा है। तो ये तो अभिक्रम हुआ। यहाँ से चाणक्य विधि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और चल रहा है। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान शुरू हो गया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बनाने के लिए विधानमंडल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। अब उसका काम आगे बढ़ेगा। अनेकों मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयत्न हुआ। वहीं सबको शिक्षित बनाने के लिए और सबको स्कूल में पहुँचाने की कोशिश भी शुरू हुई। जब हम लोगों की सरकार बनी थी तो आंकड़े बतलाते थे कि 25 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। पिछले 2.5 वर्षों के प्रयत्न का यह परिणाम है कि अब उनमें से 15 लाख बच्चे स्कूलों में पहुंचाए जा चुके हैं। 10 लाख बच्चे बचे हैं जो स्कूलों के बाहर हैं। अब उन 10 लाख बच्चों का सामाजिक विश्लेषण भी किया गया और ये पाया गया कि इनको स्कूलों में पहुंचाने के लिए और विशेष पहल करनी पड़ेगी।
और यह देखा गया है कि अब जो स्कूलों के बाहर हैं उसमें बड़ी संख्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की है और बड़ी संख्या दलितों में भी महादलित की। तो हम लोगों ने एक नया प्रयत्न शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हमने 15 अगस्त को की। इनके टोले मोहल्लों में हम ऐसा केंद्र स्थापित करेंगे कि उनको पढ़ाया जा सके और फिर औपचारिक स्कूलों की तरफ उन्हें प्रेरित किया जा सके। मुस्लिम मोहल्लों में, टोलों में, गांव में तालीमी मरकज खोले जाएंगे और महादलितों के टोलों में उत्थान केंद्र चलाए जाएंगे और दोनों में बच्चों को पढ़ाई की तरफ आकृष्ट करने के लिए उनके बीच से ही पढ़ाने वाले का चयन किया जाएगा और उन बच्चों को आकर्षित करने के लिए और गरीबी को देखते हुए उनके भोजन का, उनके रहने सहने का भी प्रबंध किया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ऐसा करने से इन 10 लाख स्कूल के बाहर रह जाने वाले बच्चों में अधिकांशतः लोग स्कूल की तरफ आकृष्ट होंगे। और इस प्रकार से जो हमारे ऊपर एक आरोप लगता है कि बिहार शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा है, जो प्रयत्न हो रहे हैं और प्रयत्न किए जा रहे हैं, मुझको पूरा विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे कि कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं रहेगा। और यही हम लोग सब लोगों का संकल्प है। तो जहां हम प्राथमिक विद्यालय की कमी को देखते हुए 15,000 प्राथमिक विद्यालय खोल रहे हैं, वहीं ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने कि हमारी एक सबसे बड़ी समस्या जा रही है कि अब लोगों को तो हम आकृष्ट कर रहे हैं। बच्चियां नहीं जाती थी मिडिल स्कूल में, गरीबी के कारण माँ बाप को, अभिभावक को ठीक ढंग का वस्त्र देने के लिए पैसा नहीं था। तो हम लोगों ने मिडिल स्कूल के बच्चियों के लिए पोशाक की योजना शुरू की और उसका अच्छा परिणाम निकला। अब स्कूलों की तरफ लोग ज़्यादा आकृष्ट हो गए। तो अब हमारी समस्या है कि अब ये मिडिल स्कूल पास करने के बाद हाई स्कूल में जाना चाहिए और भेजना भी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मानव संसाधन विकास ने कहा कि हम चाहते हैं कि कम से कम माध्यमिक शिक्षा लोग जरूर प्राप्त करें। माध्यमिक शिक्षा ही नहीं, पूरे तौर पर +2 की शिक्षा कम से कम सब प्राप्त करें, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जिस प्रकार से प्राथमिक और मध्य विद्यालय खोले गए, अब उसी तरह से जो जरूरत है हाई स्कूल्स की, +2 की व्यवस्था के साथ वो हाई स्कूल खोले जाए और बाकी के जो हाई स्कूल हैं उन सबों को +2 की पढ़ाई के लायक बना दिया जाए। तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करना। अभी जैसा बताया गया आपको कि 4,000 के लगभग स्कूल हैं। जरूरत है हमारे यहाँ कम से कम 17-18 हज़ार हाई स्कूल होने चाहिए। तो 5,000 तो मध्य विद्यालय को उत्क्रमित किया जाएगा और कम से कम 3,000 नए माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं, यह हम लोगों का लक्ष्य है। और ये योजना मानव संसाधन विकास विभाग बना रहा है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस योजना की शुरुआत की जाए, तभी हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं कि पढ़ने का मतलब है कम से कम +2 तक की पढ़ाई पढ़ लें। आज तक कभी पहले होता नहीं था कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हों, वहाँ तो पढ़ाई की कोई कल्पना नहीं करता था। उन बच्चों को दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा और उन बच्चों को खेलने कूदने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ये कोई सोचता नहीं था। आज बच्चों को दर्शनीय स्थल दिखलाने के लिए 5,000 रुपये का ग्रांट मिलता है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए हम ग्रांट दे रहे हैं और पुस्तकालयों की स्थिति स्कूलों में सुधार रहा है। शायद देश में बिहार इस मामले में अव्वल राज्य साबित होगा, जितनी बड़ी संख्या में हम लाइब्रेरियन की नियुक्ति करने जा रहे हैं। अगर पुस्तक नहीं होंगे तो अध्ययन कहाँ से होगा।
तो पुस्तकालयों की व्यवस्था कर रहे हैं, प्रयोगशालाओं को स्कूलों में दुरुस्त हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन हो। शिक्षक की बहाली 2 लाख हुई, 80,000 से ज़्यादा अभी और होगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत लोग कई तरह की आलोचना करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ। जो पढ़ाएंगे उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो अक्षम माने जाएंगे वो बाहर भी किए जा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार केंद्रीय स्तर पर बहाली करना चाहती तो 2 लाख शिक्षकों की बहाली वो नहीं कर सकती थी। इतने आरोप लगते कि वो बहाली भी नहीं हो पाती और जो 40 बच्चों पर एक शिक्षक का लक्ष्य है उसको हम कभी हासिल भी नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, अधिकार का विकेंद्रीकरण हो। पंचायती राज संस्थाओं को अब संवैधानिक दर्जा मिला है। जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकायों को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उनको अधिकार संपन्न भी बनाना। धीरे धीरे ये सारे विषय उन्हीं को संभाल लें। अभी तो हम सब चीजों के लिए उन्हें पैसा दे रहे हैं। धीरे धीरे उनके अपने संसाधन विकसित होंगे। जैसे केंद्र जो टैक्स वसूलती है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है और इसके लिए संविधान में व्यवस्था है वित्त आयोग की, और वो तय करता है कि कितना पैसा केंद्र सरकार जो टैक्स वसूल रही है उसका कितना हिस्सा राज्यों को जाएगा। उसी प्रकार राज्य सरकारें जो टैक्स वसूलती है, राज्य के स्तर पर वित्त आयोग ये तय करेगा कि उसका कितना हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को और नगर निकायों को जाएगा। तो धीरे धीरे संसाधन होंगे, उनके अपने संसाधन होंगे और बहुत सारे दायित्व उन्हें दिए जाएंगे, उसके लिए वो धन का भी प्रबंध करेंगे। तो जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा सही मायने में, इससे सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण नहीं होता, ये आम लोगों का सशक्तिकरण होता है। और पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। जब महिलाएं किसी चीज को करेंगी तो वो ज्यादा ख्याल रखेंगी कि उनके बच्चे के हित के अनुकूल हो, इसलिए हमने पंचायतों को दिया है। उसी प्रकार से स्कूलों के देखभाल के लिए जो विद्यालय समिति है उसमें भी हमने कानून में संशोधन कर दिया और कर दिया कि 50% महिलाएं ही होंगी, शिक्षकों में 50% महिलाएं होंगी। तो ऐसा करके हम एक बारगी समाज में परिवर्तन लाना चाहते, बहुत लोग देखना नहीं चाहते। मैंने उसी समय कहा था और आज उसका नज़ारा लोग देख रहे हैं। जब लड़कियों के लिए, हाई स्कूल की लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की गई, आज उसका परिणाम आ रहा है साल भर के अंदर। कहाँ पटना शहर में लड़कियों को हम साइकिल चलाते नहीं देखते थे, वहीं आज गांव-गांव में लड़कियां साइकिल पर चढ़कर स्कूल में जा रही है और उन लड़कियों के मन में एक आत्मविश्वास का भाव पैदा हो रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर टीचर, स्कूल बिल्डिंग, 4 दीवारी बनाने के लिए, स्कूल में कमरे जोड़ने के लिए, और हम लोगों का लक्ष्य है कि कोई प्राथमिक विद्यालय ऐसा न बचे जिसमें कम से कम 6 कमरे न हो, मध्य विद्यालय ऐसा न हो जिसमें कम से कम 10 कमरे न हो, खेलने कूदने की जगह हो। अभी 15,000 स्कूल खोले गए हैं, उसमें 7,500 स्कूलों के लिए जगह मिला। हमने ये नीति बनाई कि गांव में कोई भी व्यक्ति जमीन दे दे स्कूल के लिए और वो अपने परिवार में जिस व्यक्ति का नाम बताएगा उसके नाम पर स्कूल का नामकरण कर दिया जाएगा। उससे कई गांव में स्कूल के लिए जमीन मिले, लेकिन फिर भी अभी 7,500 स्कूलों के लिए जमीन नहीं मिले। तो हमने तय किया, सरकार ने तय किया कि अब जमीन का अधिग्रहण करके स्कूल के विद्यालय के भवन बनाए जाए। तो ये सारा प्रयत्न हो रहा। उसी प्रकार से हमारा ये प्रयत्न है कि जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाया जाए। और अभी 26 जनवरी को ही एक वर्कशॉप हुआ इसी साल, अब फिर जनगणना होगी 2011 में, तो काम शुरू हो जाएगा। और जनगणना के जो आंकड़े आते हैं वो 10 साल तक उद्धृत किए जाते हैं, तब तक जब तक कि नई रिपोर्ट नहीं आ जाती है। इसमें साक्षरता के मामले में बहुत पिछड़े, तो अगले 2 साल में हम इसके लिए तेजी से कार्रवाई करना चाहते हैं कि अगली जो जनगणना हो उसमें कम से कम साक्षर लोगों की संख्या ज्यादा हो और निरक्षर लोगों की संख्या कम। तो साक्षरता से लेकर
अक्षर ज्ञान से लेकर उच्च शिक्षा तक और विश्व स्तरीय शिक्षा बिहार के लोगों को प्राप्त हो, उस पर हमारी दृष्टि है। तो आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर यही शुभकामना है। मौलाना आज़ाद साहब की जयंती पर 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाएगा और इस बार तो गांधी मैदान में होगा। एक बड़ा नज़ारा होगा, शिक्षा का एक माहौल बनेगा। जो जहां जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। 2 दिन का कार्यक्रम ये बना रहा है। हम जानते हैं कि बिहार के लोगों में मेधा और बिहार के लोगों में परिश्रम करने की शक्ति है। ये अपनी मेधा के बदौलत और परिश्रम के बदौलत एक खूबसूरत बिहार का निर्माण करने में सक्षम है। सरकार का काम उत्प्रेरक की भूमिका निभाना होता है। हम वही उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हम किसी चीज़ का श्रेय नहीं लेना चाहते। अगर श्रेय इस बिहार में किसी का है तो बिहार के आम लोगों का है। उनके मेहनत के बदौलत बिहार आगे बढ़ रहा है। और आज जब हम यहाँ आए हैं तो हमारा मन कहीं और है। मैं तो दुविधा में था। पिछले 2 सप्ताह से भी ज़्यादा समय से लगातार हम एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए। कोसी के इलाके के लोग आपदा से प्रभावित हैं। कोसी की एक नई धारा बह निकली है, बांध को काटकर उसको तोड़कर आगे निकल गई है। कोसी के बराज से अब कम पानी जा रहा है और इस धारा में ही ज्यादा पानी जा रहा है। अनेक लोग, 26 लाख लोग प्रभावित हुए। मैंने सबसे आग्रह किया, निकल जाइए। पूरे देश से नाव का मोबिलाइजेशन किया गया, संसाधनों को जुटाया गया। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, बिहार की पुलिस, बिहार का बीएमपी, बिहार का सैप, सबको लगाया गया और सबके जरिए लोग, प्रशिक्षित लोग तैनात किए गए। और सब चीज़ के बावजूद बहुत संख्या में लोग निकाले गए, लेकिन अभी भी बहुत लोग निकलना नहीं चाह रहे। मैंने 26 अगस्त को आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से अपील की थी, लोग निकलने लगे थे। फिर भी 40-50 हज़ार लोग कल की रिपोर्ट तक फंसे हुए, निकल नहीं रहे। और राहत शिविरों से अब पानी घट रहा है तो लौटना चाहते हैं। मैंने उनको समझाया है कि ये नदी है, पानी बढ़ता घटता रहेगा। बाढ़ का पानी नहीं फैला है, नदी की नई धारा निकल गई। और सितंबर और अक्टूबर महीने में अनेक वर्षों में कोसी नदी उफान पर रही। आज तो 1 लाख, 1.25 लाख क्यूसेक पानी बह रहा है, तब ये हालत है। अगर 4 लाख, 5 लाख क्यूसेक बहेगा तब वो प्रलय होगा। इसलिए हमने कहा था ये प्रलय की चेतावनी। फिर भी बहुत लोग रहना चाह रहे हैं, लौटना चाह रहे हैं। फिर हमने लोगों को समझाया कि अब इसके बाद अगर उतना पानी आएगा तो लोग बचेंगे कैसे। तो हमारा मन तो वही है, लोगों को समझाने में। निकल आइए, राहत शिविर बेहतर से बेहतर चले। और हमने यह भी तय किया कि 3 महीना, 4 महीना और कुछ राहत शिविर तो हमें 8-9 महीने तक चलाने होंगे, जब तक फिर से नदी को बांध नहीं दिया जाता। उस हालत में जो राहत शिविरों में लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे, अब जो लोग रहेंगे उनके रहने का, खाने का, स्वच्छता का, पेयजल का, उनके चिकित्सा का प्रबंध तो होगा ही। मैंने यह भी तय किया है कि उन शिविरों में जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए स्कूल भी चलाए जाएंगे। और ये हमने मानव संसाधन विकास विभाग को कहा है, इसकी पूरी तैयारी करनी। तो हम नहीं चाहेंगे कि जो बच्चे आपदा प्रभावित इलाकों के हैं उनकी पढ़ाई बाधित हो। तो हमारी दृष्टि वहाँ तक और वही हमारी नज़र है। और फिर जो इलाका तबाह हुआ है उसका पुनर्निर्माण करना है, लोगों का पुनर्वास करना है और उस इलाके को पहले से बेहतर बनाना है। यही हमारा संकल्प है। तो हमारा मन वहाँ। लेकिन फिर भी मामला शिक्षक दिवस का था, प्रश्न शिक्षा से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सबसे यही निवेदन करूँगा, जो शिक्षक हैं वो भी अपनी तरफ से सोचे वो क्या कर सकते हैं। हम चारों तरफ से संसाधन जुटा रहे हैं और उसके बदौलत उस इलाके को बेहतर बनाएंगे पहले से, और बनाकर लोगों को दिखाएंगे कि बिहार में ये क्षमता है। बहुत लोग बाहर जा रहे हैं, दूर हो,
और बिहार तो हमेशा इन आपदाओं को झेलता है। पिछले वर्ष 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, और आज ये संकट, तो हम इन सब संकटों का भी सामना करेंगे और बिहार के लोगों के बदौलत, बिहार के लोगों की मेधा के बदौलत, उनके मेहनत के बदौलत एक सुंदर बिहार बनाएंगे, एक खूबसूरत बिहार बनाएंगे, ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनको मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूं और हिम्मत और हौसला के साथ आगे बढ़िए, कल आपका है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।